आज मैं एक जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करूंगी, जिससे आजकल जो यंगस्टर लड़कियां हैं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेती है, वो प्रॉब्लम कुछ दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से होती है। दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, फिर ठीक होती है, फिर दोबारा से कुछ दिन बाद फिर होती है, और कमोवेश बदल बदल की वही दवाइयां लिखी जाती हैं और पेशेंट बार बार उसी समस्या से पीड़ित होती है। पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं और हमसे ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज का हम जड़ से इलाज करते हैं। ऐसे ही जनमानस में धारणा है, बिल्कुल हम जड़ से इलाज करते हैं, लेकिन उस जड़ को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो जड़ आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल में है। तो यहाँ ब्लिसवेदास में पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारी बीमारी की जड़ क्या है और हमारी हेल्प करिए ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें। तो पहले तो क्या है वो बीमारी? वो बीमारी है हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट। यंगस्टर लड़कियों को ज्यादातर ये परेशानी होती है जब शुरू में वो कुछ दिन पीरियड्स के समय या पीरियड्स के अलावा भी लोअर एब्डोमिनल पेन उन्हें होता है। कुछ दिन वो नेग्लेक्ट करती हैं, दर्द की दवाइयां खाती हैं। जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने लगती है, तब डॉक्टर्स के पास जाती हैं और फिर वहां जब इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तब उसमें हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट जो डायग्नोसिस निकल के आती है, उसके लिए ट्रीटमेंट लिया जाता है। कॉजेज अगर आप इसके गूगल करेंगे, क्योंकि सभी कोई कॉज आजकल गूगल करके आता है कि हमारी बीमारी का क्या कारण है, निश्चित रूप से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ही उसका कारण मिलेगा, या जो मैरिड वुमेन्स हैं उनमें जो फर्टिलिटी के लिए कुछ ड्रग्स यूज होती हैं वो एक कारण मिलेगा, या पेल्विक इन्फेक्शन इसका एक कारण बताया जाता है। निश्चित रूप से सारे एक्सटर्नल फैक्टर ही बताए जाते हैं, लेकिन अब वो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है, क्यों आपको वो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसका कारण आपकी ही बॉडी में निहित है। आपका ही डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है वो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट जो है वो जानने के लिए कि पहले तो ये है क्या, ये यूट्रस का मॉडल है। ये पैथोलॉजीज डिफरेंट अलग अलग बताई गई है, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। बेसिक समझना है कि ये 2 ओवरीज हैं, ठीक है, ये 2 ओवरीज हैं, जिसमें क्या होता है कि ओवरी में एवरी मंथ एक बार अगर इस मंथ इस ओवरी में तो नेक्स्ट मंथ इस ओवरी में ऑल्टरनेट करके एक ओवम बनता है, बढ़ता है और रप्चर होता है, ठीक है। फॉलिकल जो है वो रप्चर होती है और वहां से वो ओवम रिलीज होके बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अगर कंसीव अगर करती है पेशेंट, मतलब ट्यूब्स के थ्रू वो ट्यूब में जाता है और बाकी आगे का प्रोसेस होता है। यहाँ वो अभी समझना जरूरी नहीं है, यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब रप्चर होती है फॉलिकल, तो जिस पेशेंट को हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट हुई है उसके में क्या पैथोलॉजी, तो उसके में ये होता है कि ओवम तो निकल गया इस फॉलिकल से, जैसे एग से एग योक निकल गया और उसका शेल बाकी रह गया। तो ये जो शेल बचा रह जाता है, फॉलिकल जो बची रह जाती है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इंटरनल ब्लीडिंग होती है और यही जो है वो ब्लीडिंग बढ़ के एक ग्रंथि जैसी संरचना बना लेती है, जिसको हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एवरी मंथ ये ओवम अलग अलग दोनों ओवरीज से ये अलग अलग जगह से डेवलप होंगे और रप्चर होंगे, तो ओवरी के अलग अलग जगह में अलग अलग ओवेरियन सिस्ट, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट बन सकती है। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो, और बहुत बार ये जो हेमरेजिक सिस्ट है ये नेचुरली भी डिसॉल्व होती है। अगर छोटी है, बड़ी है, उसमें पेन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। लेकिन क्या कारण है जिसके कारण जो फॉलिकल है इसमें जो ब्लड है, ब्लीडिंग है वो हो जा रही है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जा रहा है? तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में से हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका एक कॉज माना जाता है। लेकिन जब आप हमसे आयुर्वेदिक फिजिशियन से इसका कॉज पूछते हैं, तो आयुर्वेद में जो बोला गया है कि जो हमारा शरीर है वो हमारे आहार से बना हुआ है, तो वैसे ही जो हमारी डिजीजेज हैं वो भी हमारे गलत आहार और विहार से बनती हैं। तो अगर आयुर्वेद में हेमरेजिक सिस्ट का हम कारण देखना चाहें, तो जो ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो शरीर में पित्त बढ़ने के कारण होती है। पित्त अगर मैं आपको रफ भाषा में समझाना चाहूं, तो शरीर में कुछ ऐसा फैक्टर जो इंटरनल जो हीट है बॉडी में, वो जो चेंजेस हैं वो इंटरनल हीट बॉडी में आपकी बढ़ी और उसके कारण से जो ब्लड, खून की गर्मी, सीधी सरल भाषा में, अदरवाइज तो इसको अगर शुद्ध आयुर्वेद में कहें तो ये एक तरह से हम इसे ऊर्ध्वक रक्त पित्त मानते हैं, लेकिन पेशेंट्स को सीधी भाषा में समझाने के लिए हम ये समझाते हैं कि आपकी
खून में गर्मी बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में नाक से छोटे बच्चों को ब्लीडिंग होती है, तो वो भी हम कहते हैं कि गर्मी खून में बढ़ गई है। तो द सेम वे जो आपकी बॉडी में जो इंटरनल हीट है वो बढ़ने के कारण ये जो इंटरनल ब्लीडिंग है ये हो रही है। अब वो इंटरनल हीट बढ़ती कैसे है, वो सारा कुछ पैथोलॉजी, मतलब वो डॉक्टर के समझ की चीज है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या दिमाग लगाना, आपको हमें समझाने का आपको क्या उद्देश्य है कि आप ऐसा क्या करें। ट्रीटमेंट तो हम यहाँ देंगे ही। यहाँ जो हम आयुर्वेद के क्लासिकल आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पूरा आपकी इंटरनल बॉडी हीट को बैलेंस करने के लिए देते हैं। कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं कि जो हार्मोन से सिमिलर हो। यहाँ हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है। निश्चित रूप से मॉडर्न थेरेपी में आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेकर आए हुए होते हैं, तो हम ये कुछ क्लेम नहीं करते कि हम आयुर्वेदिक हार्मोन देंगे। जी नहीं, जो इसकी पैथोलॉजी है हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं, जो कॉज है हम इसका समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरनल बॉडी हीट है वो आपकी बढ़ी हुई है, और उसी हिसाब से ऐसी ड्रग्स देते हैं जो आपके पित्त को बैलेंस करें, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट तो हमारा पार्ट है, लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हाफ इज अवर मेडिसिन एंड हाफ इज योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो आपको अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें करनी है, ऐसी चीजें खानी पीनी है जो आपकी इंटरनल बॉडी हीट को ना बढ़ाएं। जैसे खाने में बहुत तीखी चीजें, बहुत गर्म चीजें, बहुत मसालेदार चीजें, क्योंकि इन सभी की तासीर जो होती है, जो इन सभी का गुण होता है वो उष्ण होता है, वो आपकी बॉडी की इंटरनल हीट को बढ़ाता है। तो खाने में ऐसी चीजें नहीं लें। इसके अलावा रात्रि जागरण को आयुर्वेद में पित्त बढ़ाने वाला बताया गया है, तो अगर बहुत लेट नाइट जगते हैं तो वो नहीं लें। और डाइट में मैंने क्वालिटी तो बता दी, लेकिन बहुत बार आप समझने में भूल कर बैठते हैं। जैसे जो आजकल जो फास्ट फूड है उसमें जो डिफरेंट टाइप के सॉसेज यूज हो रहे हैं, चाहे वो सोया सॉस हो, चाहे वो चिली सॉस हो, चाहे वो मस्टर्ड सॉस हो, ये सब बॉडी में पित्त बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको अगर हिमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये भी आपके रक्त और पित्त दोनों को दुष्ट करता है। बासी खाने में, अब आप कहेंगे कि हम बासी खाना कुछ भी नहीं खाते, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ खाना हम सभी खाते हैं। तो आपको बासी खाने से आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना भी समझना है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे ब्रेड हो गया या बाकी जो चीजें हैं जो फर्मेंट करके बनती हैं, फर्मेंटेड चीजों में इडली डोसा भी आता है, तो बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेसिव फर्मेंटेड चीजों का यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको हिमरेजिक सिस्ट में अवॉइड करना है। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो लोग सोचते हैं कि वो ठंडी है तासीर में, लेकिन वो गर्म होती है और वो आपकी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जो हिमरेजिक सिस्ट की प्रॉब्लम है उसको बढ़ाती है, वो क्या है, वो है दही। दही हम सभी सोचते हैं कि ये ठंडा तासीर में होता है, जी नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से दही उष्ण गुण का होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको दही खाने में अवॉइड करना है। हाँ, बिल्कुल दूध ले सकते हैं, दूध ठंडा होता है, दूध ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में आराम करता है। तो अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या हिमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है तो आपको खाने में गर्म तासीर वाली चीजें, तीखी चीजें, बहुत नमकीन चीजें, पैक्ड चीजें, क्योंकि जितनी भी पैक्ड चीजें होंगी वो प्रोसेस्ड होंगी, उसमें नमक ज्यादा मात्रा में होगा और वो भी आपकी खून की गर्मी को बढ़ाएगा। इसके अलावा बासी चीजें, फर्मेंटेड चीजें, रात्रि जागरण, बहुत ज्यादा हीट के पास रहना, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, ये सारी चीजें आपके जो ब्लड का जो इंटरनल हीट है, या जो हम कहें कि जो आपका पित्त है, पित्त को बढ़ाता है, और पित्त जो है वो आपके ब्लड को, रक्त को दुष्ट करता है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करके अपनी ट्रीटमेंट में अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। बाकी जो ड्रग्स देनी है वो आप हमारे ऊपर छोड़िए और अपने जो स्वास्थ्य की यात्रा है उसको सुगम बनाइए। धन्यवाद।